जैसा कि अंदाजा था, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 64.3% वोटों के साथ आसानी से जीत हासिल कर ली। इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू ने एक इतिहास रच दिया और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इतिहास बनाने से चूक गए। सिन्हा तो पहले ही राउंड की गिनती में रेस से बाहर हो गए थे। ऐसे में मुर्मू की जीत से ज्यादा यशवंत सिन्हा के हार के चर्चे हो रहे हैं। विश्लेषक कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर ऐसा दांव चल दिया था कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। हम भी इसी बात का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी और बीजेपी के दांव के आगे विपक्ष की रणनीति कैसे फेल हो गई। सवाल इस पर भी हो रहे हैं कि क्या सिन्हा के रूप में विपक्ष ने उम्मीदवार के चयन में गलती कर दी। हमारी मंशा सिन्हा की काबिलियत पर सवाल उठाने की नहीं है। वे काबिल प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और बेहतर राजनेता भी रहे हैं, लेकिन जहां तक बात राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी की थी, उनके मुकाबले एनडीए की उम्मीदवार ज्यादा प्रभावी रहीं। सिन्हा सामान्य वर्ग से आते हैं और एक समय बीजेपी के बड़े नेता रहे। वहीं द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला हैं, जिनका सामाजिक संदेश देने के लिहाज से बड़ा प्रभाव रहा। विश्लेषकों का कहना है कि मुर्मू को उम्मीदवार बनाना बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जिससे यूपीए गठबंधन में खलबली मच गई। वहीं पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। पीएम मोदी के इस दांव ने विपक्ष को भारी दबाव में ला दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सांसदों, विधायकों और पार्टी नेताओं को यह साफ समझा दिया था कि वे मुर्मू के पक्ष में जितना ज्यादा समर्थन जुटा सकेंगे, आगे के चुनाव में उन्हें इसका फायदा हो सकता है। वह दलित, पिछड़े और आदिवासी वोटर्स के बीच जाकर ये कह सकेंगे कि उन्होंने मुर्मू का साथ दिया, जिससे आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी के पक्ष में समर्थन जुटाने में सहूलियत हो सकती है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बीजू जनता दल और यहाँ तक कि कांग्रेस के साथ झारखंड में गठबंधन की सरकार चलाने वाली झामुमो भी सत्ता पक्ष के साथ आ गई। द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी समुदाय से होने की वजह से उनके लिए एनडीए उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन करना आसान हो गया। वहीं सिन्हा की हार की वजह तलाशते हुए विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने यह स्वीकार किया कि बीजेपी के खिलाफ एक पूर्व बीजेपी नेता को खड़ा करने का फैसला बहुत अच्छा नहीं था। जानकार यह बताते हैं कि दूसरी तरफ विपक्ष से यह गलती हो गई कि बिना आम सहमति बनाए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए शरद पवार और गोपाल कृष्ण गांधी समेत कई नाम उछाले गए। यहाँ तक कि पवार और गांधी ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सवाल उठे कि क्या मीडिया में इन नामों को लाए जाने से पहले पवार या गांधी से उनकी इच्छा नहीं पूछी गई थी। स्थिति तो ऐसी बन गई कि नामांकन की समय सीमा से 2 दिन पहले तक विपक्ष के पास राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं था। ऐसी स्थिति में अलग अलग नेताओं को पहल करनी पड़ी। आखिर में यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया। माहौल ऐसा बना कि कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो विपक्ष सिन्हा को ले आई। यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान करते वक्त कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद तो रहे, लेकिन ये नेता अपने ही सांसदों और विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए। इसलिए बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं की भी क्रॉस वोटिंग, यानी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय द्रौपदी मुर्मू को वोट करने की खबरें आईं। सिन्हा की हार के पीछे की जो तीसरी बड़ी वजह मानी जा रही है, वह विपक्ष में एकजुटता नहीं होने की वजह से भी है। इसका कारण ये है कि अब कोई भी दल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहता है। विपक्ष में ज्यादातर दल क्षेत्रीय हैं और अब सभी खुद ही विपक्ष का नेतृत्व करना चाहते हैं, फिर चाहे वे टीएमसी की ममता बनर्जी हो या टीआरएस के चंद्रशेखर राव। ममता बनर्जी तो राष्ट्रपति चुनाव के केंद्र में खुद को रखना चाहती थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वे पूरा भाव चाहती थी, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक में टीएमसी को अंतिम समय में सूचना दी गई। इस वजह से उसका कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं हो सका। इससे टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की और उसने उपराष्ट्रपति चुनाव से अब खुद को अलग थलग कर लिया है। बताया जा रहा है कि टीएमसी की नाराजगी की वजह कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया जाना है। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ने जहां एनडीए की ताकत को और मजबूत किया है और आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की राह और आसान कर दी है, वहीं विपक्ष की राह में भारी चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।